बॉन्ड पैरामीटर डिस्कस करेंगे। बॉन्ड पैरामीटर मीन्स बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एंगल, ये चार चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड पैरामीटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बॉन्ड लेंथ देखते हैं। तो बॉन्ड लेंथ में आप लोग ऑलरेडी पता होगा बॉन्ड लेंथ के बारे में थोड़ा बहुत, कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड लेंथ होता है कि जो एटम होता है, कोई मालिक्यूल है उसमें एटम होते हैं, मालिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है। तो मालिक्यूल में जो एटम के न्यूक्लियाई के बिटवीन जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है वही होता है बॉन्ड लेंथ। अगर आपको डिफिनेशन बोलनी हो तो यही बोलेंगे आप सिंपल सा, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इन ए मालिक्यूल कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। वैसे डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, हाँ, बट अगर बोर्ड क्या बोलते हैं कि देखो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन, बट जानकारी होनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ जरूर ध्यान देना है कि बॉन्ड लेंथ मेजर किससे किया जाता है। तो बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से मेजर कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ को, एक्सरे डिफ्रैक्शन से मेजर कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से मेजर कर सकते हैं। ये तीन मेथड हैं बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए, जो कि आप लोग कब पढ़ेंगे, बीएससी या बीएससी क्लास में पढ़ेंगे। ये आपका बीएससी सेकेंड ईयर आई थिंक में मिलेगा, बट यहाँ पे अभी डिटेल में नहीं पढ़ना, बस ध्यान देना है कि बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए थ्री मेथड है। एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है, और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक है। ओके, देन अब आते हैं बॉन्ड लेंथ का कुछ जो टेबल बना रखा है एनसीईआरटी ने, उसको देख लीजिए आप लोग। देखिए पहले तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड लेंथ जो होता है, अगर मैं बॉन्ड लेंथ बनाऊँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बिटवीन, तो ऑर्डर कुछ ऐसा बनेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, देन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की सबसे कम। और ये निकलेगा आपका बॉन्ड लेंथ जो होता है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर होता है, हाइब्रिडाइजेशन से, मतलब हाइब्रिडेशन फैक्टर से ये चीज़ आ जाएगी। उसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको ध्यान देना है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, देन डबल बॉन्ड की, देन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी अगर कंपेयर किया जाए तो। और ये जो टेबल है आपकी, ये टेबल थोड़ा सा अगर ध्यान रहेगा तो मच बेटर है, क्योंकि ये टेबल आपका एनसीईआरटी ने बना रखा है। ये आर्डर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ आपका सी सिंगल बॉन्ड सी है, देन सी ओ है, देन सी एन है, देन एन ओ है, सी डबल बॉन्ड सी है, देन एन डबल बॉन्ड। देखो जो फर्स्ट रो में है, आप एक चीज़ देख रहे हैं, जो फर्स्ट रो में है वो सब के सब सिंगल बॉन्ड में है, जो सेकेंड रो में है ये डबल बॉन्ड में है। उसके बाद जो आपका ये वाला रो दिख रहा है, थर्ड वाला रो, ये ट्रिपल बॉन्ड वाली यहाँ से रो है दो, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड का ये। तो अगर आप ऐसे याद कर लेंगे ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये तो मस्ट है याद करना। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं, उसके लिए चार फैक्टर हम लोग जानते हैं। चार फैक्टर जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं, उन चार फैक्टरों में से कौन कौन सा, एक तो इलेक्ट्रॉनगेटिविटी डिफरेंस, ये बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। सेकंड बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ द बॉन्ड, ये भी बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। थर्ड रेजोनेंस, ये भी बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। एंड फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन, ये भी बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में कि कौन कैसे बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और बॉन्ड लेंथ में रिलेशन हम देखें तो रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि बॉन्ड लेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स कि दो एटम के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ उतना कम। और इसका वाइस वर्सा कर लीजिए, अगर दो एटम के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल से यहाँ पे हम लोग लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन या एग्जाम्पल जो भी आप समझ, इसको समझ के करिए, बस आना चाहिए। है आपका HF, HCl, पहले दो ही, ठीक है। इन दोनों में बताइए बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा इसी के अकॉर्डिंग, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग। तो HF देखिए, H तो डिसाइड करने वाला फैक्टर है, H दोनों में सेम एटम है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में देखिए किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो फ्लोरीन, चूँकि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, देन क्लोरीन की, यही तो है ना ऑर्डर, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। इन दोनों में अगर हम देखें तो फ्लोरीन की ज़्यादा है और क्लोरीन की कम है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और क्लोरीन की कम, दोनों में डिफरेंस करेंगे। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर फ्लोरीन हाइड्रोजन का और क्लोरीन हाइड्रोजन का देखेंगे तो फ्लोरीन हाइड्रोजन का ज़्यादा आएगा, यानी बॉन्ड लेंथ HF की कम हो जाएगी। HCl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम आएगा, यानी HCl का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो आर्डर ऐसा हो जाएगा, HF और HCl के बिटवीन आर्डर कुछ ऐसा बनेगा आपका बॉन्ड लेंथ का आर्डर। HF कम होगा बॉन्ड लेंथ, देन उससे ज़्यादा होगा HCl का, ये आपका बॉन्ड लेंथ का आर्डर बन जाएगा। किस फैक्टर से, इस फैक्टर से आप निकालेंगे बॉन्ड लेंथ का आर्डर। ऐसे चलिए HBr और HI के बिटवीन बता दीजिए। अब ये सिंपल है,
फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बनाए हम तो ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है। तो आप यहाँ से अगर देखेंगे तो HI की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और HBr की कम होगी। ये आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा इन दोनों के बिटवीन, ये आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऐसे बता सकते हैं बॉन्ड लेंथ। अगर चारों में कंपेयर किया जाए HF HCl HBr HI तो चारों का आप ऐसे कुछ बनेगा ऑर्डर। सबसे कम बॉन्ड लेंथ HF का, उससे ज़्यादा HCl का, उससे ज़्यादा HBr का, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा HI का, हाइड्रोजन आयोडाइड का HI का। ये बॉन्ड लेंथ का आपका ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बन गया। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, HF HCl HBr एंड HI, ये आपका क्या चीज़ हो गया, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। किस फैक्टर से ये आ रहा है आपका, इस फैक्टर से आ रहा है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, तो अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा ऐसे आप इसको कर लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। एक तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ का पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ द बॉन्ड। अब इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड। ये तो सिंपल देखो, बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। बॉन्ड लेंथ में जो सेकंड फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड, इससे और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन जो होता है ये भी इनवर्स का ही रिलेशन होता है। बॉन्ड लेंथ नंबर ऑफ बॉन्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बॉन्ड लेंथ BL मतलब बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द बॉन्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, या बोल सकते हैं या बॉन्ड ऑर्डर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस करेंगे, ये तो एक सेपरेट टॉपिक ही है इसी में। इसको पूरा आप इतना ध्यान रखेंगे। अब इसको अप्लाई करते हैं, जरा क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द बॉन्ड है या बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, या बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, ये चीज़ हो गया। अब जैसे अभी जस्ट हम लोग ऊपर एग्जाम्पल एक देख के आ रहे हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इन तीनों में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा, इसके हिसाब से आप ऑर्डर बना लीजिए। तो इसके हिसाब से अगर आप ऑर्डर बनाएंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, सबसे कम कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। तो सबसे कम नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, देन इसका, ये आपका ऑर्डर बन जाएगा, जो उसके हम लोग ऊपर भी जस्ट करके आ रहे हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ आपका इससे आ जाएगा। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर वाला भी क्वेश्चन है, अभी बॉन्ड ऑर्डर जब तक लिखना आएगा नहीं तब तक बॉन्ड ऑर्डर करने का कोई मतलब नहीं है। और आप अगर डाटा याद रखना चाहते हैं तो फिर ठीक है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बिटवीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54, इसको 1.54 एंगस्ट्राम होती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्राम होती है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.2 एंगस्ट्राम होती है। ये तीनों का आपका ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आपको बॉन्ड ऑर्डर बनाना, बॉन्ड लेंथ बताना हो, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये BL का ऑर्डर है भाई साहब, BL बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, ये नहीं कि बॉन्ड सेकंड। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आपका दे रखा है मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूल दे रखा है CO, C सिंगल बॉन्ड हो मतलब CO, C डबल बॉन्ड हो, C ट्रिपल बॉन्ड हो, इन तीनों में कहीं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दीजिए। तो फिर वही अप्लाई करेंगे। बॉन्ड लेंथ है, मैं बॉन्ड ऑर्डर बार बार तो नहीं बोलते रहा हूँ ना। ओके, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, BL बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे कम नंबर ऑफ बॉन्ड जिसमें होगा ये, देन ये, सिंपल सा। ऐसा एक और आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिएगा आपको दे दिया CN, C सिंगल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाने को बोला जाए। वही नंबर ऑफ बॉन्ड जितना कम बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर बन जाएगा, ये ध्यान देना है। ठीक, ये दूसरा वाला फैक्टर हो गया, सिंपल सा। थर्ड फैक्टर जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है वो है क्या, रेजोनेंस। बॉन्ड लेंथ फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ में थर्ड जो फैक्टर होगा वो रेजोनेंस होगा।
जो कि बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करेगा। अब कैसे रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करेगा, ये हम एग्जांपल लेंगे बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, ये सबको पता होगा। C6H6 जो होता है वो बेंजीन का फार्मूला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बेंजीन होता क्या है, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब अल्टरनेट पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगे होते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अल्टरनेट पे होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये क्या है, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये नॉर्मली कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बिटवीन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बिटवीन बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब ये जो 1.39 एंगस्ट्रॉम है ये किसकी बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ कैसी है, ये बॉन्ड लेंथ है सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड के बिटवीन की बॉन्ड लेंथ है। जब रेजोनेंस होता है यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है तो वहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बिटवीन की बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो रेजोनेंस की वजह से थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया है। तो आप इसमें ज़्यादा सा मतलब कुछ ध्यान नहीं देना है, बस सिंपल सा ये देख आपको ध्यान देना है कि बेंजीन में एक सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हो जो नॉर्मल कंपाउंड में होती है, सिंगल बॉन्ड की कार्बन कार्बन के बिटवीन बॉन्ड लेंथ वही होती है 1.54, डबल बॉन्ड की 1.34, बट इन दोनों के बिटवीन एक बॉन्ड स्पेशल बॉन्ड लेंथ आ जाती है 1.39। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड लेंथ हाइब्रिडेशन के द्वारा भी प्रभावित होती है। अब वो कैसे बॉन्ड लेंथ प्रभावित होती है इसको देखते हैं। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड लेंथ। अब हाइब्रिडेशन आपको बेसिकली पता होगा, हाइब्रिडेशन मेनली 3 टाइप के होते तो हैं और बट मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, sp, sp2 एंड sp3। अब अगर हाइब्रिडेशन sp है तो sp हाइब्रिडेशन में जो s होता है, s का कितना परसेंट होता है, एस करेक्टर sp हाइब्रिडेशन में, sp हाइब्रिडेशन के केस में 50% होता है। sp2 हाइब्रिडेशन, इन द केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो s का परसेंटेज ऑफ s करेक्टर होता है, मतलब sp2 हाइब्रिडेशन में परसेंटेज ऑफ s करेक्टर होता है कितना 33%। एंड sp3 हाइब्रिडेशन में परसेंटेज ऑफ s करेक्टर होता है 25%। ये तो सबको पता होगा ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा है बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है परसेंटेज ऑफ s करेक्टर के, मतलब जिस हाइब्रिडेशन में परसेंटेज ऑफ s करेक्टर जितना ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम। अगर हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर कंपाउंड में sp हाइब्रिडेशन है तो उसमें sp हाइब्रिडेशन के केस में इन द केस ऑफ sp हाइब्रिडेशन 50% s करेक्टर होता है, तो इस केस में बॉन्ड लेंथ मिनिमम हो जाएगी। जबकि sp3 हाइब्रिडेशन रहेगा तो सिर्फ ओनली 25% s करेक्टर होगा, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू द sp एंड sp2 के। तो बॉन्ड लेंथ इसमें मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड हमने ले रखा है ऑलरेडी। ये जान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन है, मतलब एल्केन है, और ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। तो एल्केन में जो कार्बन की हाइब्रिडेशन आएगा sp3 आएगा, एल्कीन में sp2 आएगा और एल्काइन में sp आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है जो sp आएगा उसमें परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ज़्यादा होगा और जो sp3 आएगा उसमें परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कम होगा, 25% ही होगा। जबकि sp2 में परसेंटेज ऑफ s करेक्टर 33% होगा। तो जिसमें जितना ज़्यादा परसेंट ऑफ s करेक्टर उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम, और जिसमें परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो स्वाभाविक सी बात है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से सॉल्व करिए, पॉज करके वीडियो को पॉज करिए और फिर खुद सेल्फ सॉल्व करिए। उसके बाद फेज को देखिए, सिंपल सा है, कुछ नहीं, मतलब वही ऊपर वाला फैक्ट आपको लगाना है, बॉन्ड लेंथ का आर्डर बताना है। तो देखिए इसमें एक से इस कार्बन का अगर आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, आप बॉन्ड से भी निकाल सकते हैं इसका बॉन्ड लेंथ का आर्डर और हाइब्रिडेशन से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो स्वाभाविक सी बात है अगर आप फर्स्ट से, चलिए नंबरिंग कर देते हैं, ये फर्स्ट कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, अब इसमें अगर हमको आर्डर बताना हुआ बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ इसमें एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। इसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ठीक है इक्वल हो गया, बट ये है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, ये हो गया। अब इसमें देखिए इसमें दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे दो डबल बॉन्ड होने की यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ घट जाता है। घटने का मतलब एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से ये थोड़ा सा कम होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ओके, ये आपका आर्डर ऐसा बनेगा। अब अगर आपको परसेंटेज ऑफ s करेक्टर से निकालना तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, इसको ऐसे करेंगे आप, इस पे हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो sp3 आएगा, इस कार्बन पर निकालेंगे तो sp2 आएगा,
इस पर भी निकालेंगे तो sp2 ही आएगा। अब लास्ट वाले पर निकालेंगे तो sp आएगा, इस पर भी sp आएगा, इस पर भी sp आएगा, इस पर sp आएगा। तो मतलब मैं फर्स्ट और लास्ट वाले मतलब पहले और पाँचवें वाले को कंपेयर कर रहा हूँ, बाकी आप बीच वाला ऐसे ही कर लीजिएगा, हाइब्रिडेशन निकालिएगा। अब आप इसमें देखेंगे इसमें सब में 50% ऐसे है, और जिसमें जितना ज़्यादा परसेंट है एस करेक्टर उसकी बॉन्ड उतनी कम, और जबकि इसमें sp3 में 25 है, एक sp3 है और दो sp2 है, sp2 33 है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी फर्स्ट वाले की कंपेयर टू द 2 3 4 5। ओके, तो आइडिया लग गया होगा एक कि कैसे आप बॉन्ड लेंथ को हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। और ये बेसिक आइडिया, अगर ये बेसिक आपको याद भी रहना चाहिए, ये वाला ऑर्डर जो 5 कंपाउंडों का ऑर्डर है, अगर याद रहेगा ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप इतना टाइम नहीं रहता है कि आप एक एक का कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकालिए फिर ये चेक करिए कि किस में परसेंटेज ऑफ एक्सक्रेटर ज़्यादा है किस में कम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑर्डर बेसिक ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल सिंपल सा क्या होता है कि दो एडजेसेंट है किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल में, दो एडजेसेंट बॉन्ड के बिटवीन जो मिनिमम एंगल होता है उसी को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। डिफिनेशन में कुछ रखा नहीं है बट पता होना चाहिए। किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल में दो एडजेसेंट बॉन्ड के बिटवीन जो मिनिमम एंगल होता है उसी को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो स्वाभाविक सी बात है, बॉन्ड एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे डिग्री में या मिनट में या सेकंड में। ओके, तो आप अगर सीधा सा आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, सिंपल सा डिफिनेशन बताइए बॉन्ड एंगल की, तो आप बॉन्ड एंगल की डिफिनेशन क्या बताएंगे? आप बॉन्ड एंगल की सिंपल सी डिफिनेशन आप यही बताएंगे, मिनिमम एंगल बिटवीन मिनिमम एंगल बिटवीन किसके बिटवीन मिनिमम एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड, टू एडजेसेंट बॉन्ड नोन एज बॉन्ड एंगल, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे BA से, बॉन्ड एंगल। तो ये तो डिफिनेशन में कुछ रखा नहीं है, डिफिनेशन सिंपल से डिफिनेशन थी, मिनिमम एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड नोन एज द बॉन्ड एंगल। अच्छा, बॉन्ड एंगल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? आप रिप्रेजेंट करेंगे इन डिग्री में, रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिग्री में। 3 यूनिट्स की होती है बॉन्ड एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप? डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। डिग्री, मिनट एंड सेकंड। मिनट को सिंगल कामा से रिप्रेजेंट कर, डिग्री को तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, मिनट को सिंगल कामा से और सेकंड को डबल कामा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपको बेसिक पता होगा, बेसिक क्लास में ये चीज़ आप पढ़ के आएंगे। अब मेन मुद्दा यहाँ से डिस्कस करेंगे फैक्टर कौन से होते हैं जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं। जैसे बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर, हम लोग 4 फैक्टर पढ़े हैं, वैसे बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये मेन टॉपिक है आपका। ओके, तो जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं, टोटल 4 फैक्टर इसमें ही पड़ेंगे बॉन्ड एंगल में भी। तो बॉन्ड एंगल में कौन कौन से 4 फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे बॉन्ड एंगल को? तो पहला तो हाइब्रिडाइजेशन बोले आप, परसेंटेज ऑफ एक्सक्रेटर बोले। तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा जैसा, वैसा परसेंट ऑफ एक्सक्रेटर रहेगा, उसी के हिसाब से बॉन्ड एंगल चेंज होता चला जाएगा। तो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन या परसेंटेज ऑफ एक्सक्रेटर। सेकंड फैक्टर देखेंगे लोन पेयर। लोन पेयर भी जो होता है बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है। थर्ड फैक्टर हम लोग सेंट्रल एटम देखेंगे, सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। और फोर्थ देखेंगे साइड एटम, जो सराउंडिंग एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से या साइज ऑफ सराउंडिंग एटम के लिए जो साइज होती है वो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करती है। तो टोटल 4 फैक्टर हमको देखना है बॉन्ड एंगल को प्रभावित करने वाले 4 फैक्टर, वो कौन कौन से 4 फैक्टर हैं। ओके, तो ये 4 फैक्टर आपके, पहला फैक्टर आपका हो जाएगा, मैं यहाँ पे पहला फैक्टर लिखूँगा जो कि है हाइब्रिडाइजेशन। पहला फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन, या आप बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। हाइब्रिडाइजेशन वैसे बेसिकली होता है 3 टाइप का, जो कि हम लोग अभी देख के आए हैं ऊपर, SP, SP2 और SP3। इसमें 50% एस है। SP हाइब्रिडाइजेशन अगर रहेगा तो कितना परसेंट एस रहेगा? 50% एस रहेगा। और अगर SP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कितना परसेंट एस रहेगा? 33% एस रहेगा। SP3 हाइब्रिडाइजेशन तो 25% एस रहेगा।
ये करेक्टर 25% एस करेक्टर रहेगा, मतलब ये हो गया। फर्स्ट फैक्टर हाइब्रिडेशन हो गया। सेकंड फैक्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो बॉन्ड एंगल को प्रभावित करेगा वो लोन पेयर। अब किस लोन पेयर कैसे करेगा देखेंगे इसको डिटेल में। एलपी की मीन्स लोन पेयर। थर्ड फैक्टर जो होगा जो कि बॉन्ड एंगल को प्रभावित करेगा, अफेक्ट करेगा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ये भी बॉन्ड एंगल को क्या करता है, अफेक्ट करता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर जो होगा जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करेगा वो होगा आपका सराउंडिंग एटम या साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइड एटम की साइज। ठीक है, ये हो गए 4 फैक्टर जो कि बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं। अब एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे हम लोग। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन का रिलेशन देखें तो सिंपल सा रिलेशन तो यही होता है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। मतलब ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा है, उस हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड का बॉन्ड एंगल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब हमने 3 टाइप का हाइब्रिडेशन देखा है। एक SP, अगर आपको पता होगा कि अगर SP हाइब्रिडेशन है कंपाउंड या मॉलिक्यूल में तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। अगर SP2 हाइब्रिडेशन है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। अगर हाइब्रिडेशन SP3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, SP3 के केस में 109 डिग्री 28 मिनट। एक कॉमा लगा रहे हैं तो 28 मिनट आपका हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल बेसिक से आपको हाइब्रिडेशन हो जाएगा। आपको ये भी ऑलरेडी पता है, हम लोग तो ऊपर देख के आए हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन SP है या SP2 है या SP3 है, इन तीनों में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, जिसमें SP में 50% एस है, SP2 में 33% एस है और SP3 में 25% एस है। तो देखिए जिसमें जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर उसका बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा। 33 है, थोड़ा बॉन्ड एंगल कम हो गया। 25% ऑफ करेक्टर घटा, बॉन्ड एंगल एकदम घट गया। ओके, अब थोड़ा कंपाउंड लेके इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 3 कंपाउंड दे रखा है, इसमें आपको बताना है ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल। सिंपल सा है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, इन तीनों में आपको ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बताना है। कंपाउंड है BeCl2, BCl3 और CCl4। चलिए सिंपल सा तीनों। देखिए अब यहाँ पे सिंपल सा इस कंपाउंड का अगर हाइब्रिडेशन निकालेंगे, सेंट्रल एटम बेरिलियम है, इसके सराउंडिंग में 2 क्लोरीन है और बेरिलियम की वैलेंसी भी 2 होती है, बॉन्ड तो टोटल लगे हाइब्रिडेशन आएगा SP हाइब्रिडेशन का बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। उसके बाद इसमें आप बोरान का निकालेंगे तो आएगा SP2, क्योंकि बोरान सेंट्रल एटम सराउंडिंग में 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा का बॉन्ड का मतलब SP2 हाइब्रिडेशन में कितना आ जाएगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। CCl4 कार्बन सेंट्रल एटम सराउंडिंग में 4 क्लोरीन एटम, और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन ये हो गया, इसके 4 सराउंडिंग में क्लोरीन हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड यानी हाइब्रिडेशन SP3 तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आ जाएगा। अब अगर आप बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, देन 120 डिग्री, देन 109 डिग्री 28 मिनट, ये आपका ऑर्डर बन जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बॉन्ड एंगल का, ये सबको पता भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा करिए। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दे दूं एक मेथेन और एक आप ले लीजिए AlCl3, इसमें आप बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बनाएंगे तो अगर बॉन्ड एंगल इसका देखेंगे, कार्बन से सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन है, 4 सिग्मा बॉन्ड से कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम एक सेंट्रल कार्बन से अटैच है 4 सिग्मा बॉन्ड से, तो हाइब्रिडेशन आएगा SP3। इसमें हाइब्रिडेशन आएगा SP2 क्योंकि 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, जबकि इसका होगा 120 डिग्री। कौन ज़्यादा बॉन्ड एंगल, ये वाला। क्यों बॉन्ड, अब अगर आपको ये देखना है बॉन्ड एंगल 30% ऑफ एस करेक्टर, तो इसमें 33% एस करेक्टर है SP2 वाले में, SP3 में सिर्फ 25 ही है, तो इसमें परसेंटेज ऑफ करेक्टर ज़्यादा, उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, सीधी दिख भी रहा है। अब सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर कैसे बॉन्ड एंगल को प्रभावित करता है इसको देखते हैं हम लोग। तो लोन पेयर बॉन्ड एंगल को कैसे प्रभावित करता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब देखिए
अगर मान लीजिए इन द केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर सेम, मतलब ऐसा केस आ जाएगा कंपाउंड या मालिक्यूल का ऐसा केस आए 2 या 3 कंपाउंड या 2 या 3 मालिक्यूल हैं जिसमें हाइब्रिडेशन सेम आ रहा है, ओके, तो बट लोन पेयर डिफरेंट है, केस है इन द केस ऑफ व्हेन hybridization same but lone pair different, then bond angle इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ध्यान से इसको ध्यान देना है, ध्यान से ध्यान देने का मतलब इसको ध्यान देना है, अप्लाई करना भी क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ द लोन पेयर, बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर। जिस कंपाउंड या जिस मालिक्यूल भी मालिक्यूल पर नंबर ऑफ लोन पेयर जितना ज़्यादा, उस कंपाउंड या मालिक्यूल का बॉन्ड एंगल उतना कम। आप एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम मेथेन, अमोनिया और वाटर ले लेते हैं जो कि फेमस एग्जाम्पल है। फेमस एग्जाम्पल पहले लेंगे, सिंपल सा लेंगे ताकि आसानी हो करने में भी और सीखने में भी। मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 3 कंपाउंड, एक मेथेन, दूसरा वाला है अमोनिया, प्यारा सा अमोनिया, और तीसरा है पानी, वाटर, ठीक, वाटर। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए पहले मेथेन का स्ट्रक्चर बनाइए आप, मेथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन तो सेंट्रल हो गया एटम, सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन एटम हो गए, 4 हाइड्रोजन एटम हो गए सराउंडिंग में, कोई भी लोन पेयर नहीं है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वैलेंसी भी इसकी कंप्लीट है, कार्बन के उसके 4 बॉन्ड लगे हुए हैं, बढ़िया वाला एकदम पूरा वैलेंसी क्लियर है। हाइब्रिडेशन आएगा कार्बन पे कितना, sp3, गुड, कोई लोन पेयर वाली झंझट नहीं है। बॉन्ड एंगल सिंपल सा सादा सा आएगा, कितना बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। सेकंड कंपाउंड आपका है अमोनिया, चलिए अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाइए, अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाइए। तो अमोनिया का प्यारा सा स्ट्रक्चर बनेगा, नाइट्रोजन जो होगा एक सेंट्रल एटम हो जाएगा, सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन से लगे हुए हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन हो गए, और एक लोन पेयर लगा हुआ है। इसमें भी ध्यान देना है क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5, तो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर लगा हुआ है। अगर 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है तब भी टोटल 4 हो गए, यानी कि हाइब्रिडेशन आएगा sp3। बट इसमें एक लोन पेयर आ जा रहा है, ध्यान देना है, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, ओके, क्योंकि इसमें लोन पेयर आ रहा है। अब पहले वाटर का बना लेते हैं फिर कंपेयर कर लेंगे। अब वाटर का स्ट्रक्चर बनाएंगे अगर आप, वाटर के केस में क्या होगा, इन द केस ऑफ वाटर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, सराउंडिंग में 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6, 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, यानी कि इसमें 2 लोन पेयर रहेगा, तभी इसकी ऑक्सीजन की जो वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें हाइब्रिडेशन आएगा 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर इन टोटल 4, यानी कि हाइब्रिडेशन sp3 ही आएगा। हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका पता है ना, जितने भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के टोटल जितने हों उससे कम करके आप sp के पावर कर दीजिए करिए, या जितने भी सिग्मा बॉन्ड हो टोटल उससे एक कम sp के पावर, जैसे 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp के पावर 2 आएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp के पावर 1 आएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp के पावर 2, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp के पावर 3, ओके। तो ऐसे आप करेंगे। ऐसे अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर है, तो जितने सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर मिला के हों उससे एक कम करके sp के पावर चढ़ा देंगे आप, ठीक है। अब तो तीनों में sp हाइब्रिडेशन सेम आ रहा है ना, अब क्या करेंगे आप, अगर हाइब्रिडेशन सेम आए, देखिए हम ऊपर हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम देन क्या करेंगे, लोन पेयर लेकिन डिफरेंट हो तो बॉन्ड एंगल ये वाला फैक्टर लगाएंगे, बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द लोन पेयर। अब इसमें हमको देखना है किस मालिक्यूल में लोन पेयर जो है कम है, उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो अगर आप देखेंगे मेथेन वाले में कोई भी लोन पेयर नहीं है, अमोनिया में 1 लोन पेयर है, वाटर में 2 लोन पेयर है, और जितना ज़्यादा लोन पेयर बॉन्ड एंगल उतना कम, तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा मेथेन का बॉन्ड एंगल हो जाएगा, देन अमोनिया का, देन वाटर का, जबकि हाइब्रिडेशन सबका सेम है, हाइब्रिडेशन सेम है, लेकिन लोन पेयर की वजह से होता क्या एक्चुअली में, लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है, और रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, ये इसको लोन पेयर ये इसको इधर, एक मिनट, इसको मान लीजिए ये इसको इधर ठेलेगा और ये इसको इधर ठेलेगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होता ना, जब ये एक दूसरे दूर भागेंगे तो ये इस बॉन्ड को इधर खेलेगा, फिर इधर ये इसको धकेलेगा, जिससे कि बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो इसका बॉन्ड एंगल मैं अगर लिखूँ तो इसका तो 109, मेथेन का तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा,
अमोनिया का 107 डिग्री आता है अप्रॉक्सीमेटली, और वाटर का 105 डिग्री आता है। ये घट क्यों रहा है? ड्यू टू द लोन पेयर की वजह से। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। हमने दो फैक्टर की बात कर ली। एक फैक्टर तो हाइब्रिडेशन मतलब परसेंटेज ऑफ एक्स फैक्टर, सिंपल सा जो था, ठीक है। एसपी में 180 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट। सेकेंड केस था लोन पेयर। इफ हाइब्रिडेशन आर सेम बट लोन पेयर आर डिफरेंट देन बॉन्ड एंगल यूनिट टू द नंबर ऑफ द लोन पेयर। थर्ड देखेंगे सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कैसे बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। सेंट्रल एटम सी का मतलब सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम कैसे प्रभावित करेगा? जब, अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, मान लीजिए कि हाइब्रिडेशन सेम आ गया, मान लीजिए ऐसा केस है या कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है जिसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। लोन पेयर भी सेम है, जितने भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड है सबके सबका लोन पेयर भी सेम है, हाइब्रिडेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम। अब क्या होगा? अब ऐसा अगर केस आ रहा है तो इस केस में क्या करेंगे? बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा इस केस में, बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान देना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बॉन्ड एंगल। तो ये ध्यान देना है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। कंपाउंड एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें H2O और H2S का, ठीक है, वाटर और H2S का। वाटर पर ले लेते हैं, वाटर और H2S। चलिए इसका आप बनाइए पहले तो क्या स्ट्रक्चर वाटर का, H2S का। ओके, वाटर का आप बनाएंगे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन। अच्छा, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन क्यों? सेंट्रल एटम पहचानने का तरीका होता है, जो पहले ध्यान से इसको सुन के दिमाग में सेट करिए, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेंट्रल एटम किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है जो संख्या में सबसे कम हो, संख्या में सबसे कम हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, वो सेंट्रल एटम का काम करेगा। अब वाटर के केस में देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, संख्या में भी सबसे कम है, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम का काम करेगा, दो सराउंडिंग में हाइड्रोजन हो जाएंगे। बट ऑक्सीजन की बैलेंसी होती है 6, तो यहाँ पे आपको 2 लोन पेयर लगाना पड़ेगा, 2 2 4 4 1 5 1 6। ओके, हाइब्रिडेशन आएगा वही sp3, बट लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर 2 2 बॉन्ड पेयर, तो टोटल 4, यानी ये हाइब्रिडेशन। H2S का भी चूँकि ऑक्सीजन फैमिली का सल्फर भी है, सल्फर सेंट्रल एटम यहाँ काम करेगा, 2 हाइड्रोजन सराउंडिंग में आ जाएंगे और 2 लोन पेयर सल्फर पर भी आ जाएगा। इसका भी हाइब्रिडेशन वही रहेगा, sp3 रहेगा, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं। अब यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि बॉन्ड पेयर भी, सॉरी, हाइब्रिडेशन भी सेम, sp3 लोन पेयर भी देख लेते हैं, लोन पेयर भी सेम ही है, दो दिख रहा है। वाटर में भी 2 लोन पेयर है और आपका H2S में भी 2 ही लोन पेयर है, तो 2 दिख रहा है ना, दोनों में लोन पेयर 2 2 दिख रहा है ना, ये भी सेम है। अगर आप लोन पेयर काउंट करेंगे दोनों में तो इसमें भी लोन पेयर 2 है, इसमें भी लोन पेयर 2 है, दोनों में लोन पेयर ही सेम। अब बॉन्ड एंगल के लिए आप थर्ड वाला फैक्टर लगाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम देखेंगे। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखेंगे, ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज़्यादा, उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो वाटर में जो हो जाए उसका बॉन्ड एंगल होगा 105 डिग्री, जबकि H2S का जो बॉन्ड एंगल होगा 192 डिग्री ही सिर्फ होता है। तो ध्यान देना है, बॉन्ड एंगल कार्टर ऐसे बन जाएगा, ये बॉन्ड एंगल कार्टर बन जाएगा। कैसे बनाया आपने, कैसे इसको किया? बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, सी का मतलब सेंट्रल एटम। थर्ड फैक्टर हो गया। अब ऐसे अगर आपको दे दिया जाए कंपाउंड, मान लीजिए वाटर H2S, ठीक है, वाटर H2S H2Se H2Te, इसका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बनाइए। तो सिंपल सा है, आप सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन सल्फर, देन Sc, देन Te, ये आपका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाएगा। बॉन्ड एंगल भी ये ऑर्डर हो जाएगा, कर लेंगे ना, सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। मान लीजिए कि अमोनिया है, फास्फीन है और ASH3 है, ठीक। क्वेश्चन
सेकंड अमोनिया, फास्फीन, ASH3। अब नाइट्रोजन फैमिली के तीनों सिंपल सा स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, तीनों का सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगा। लिखे स्ट्रक्चर हम लेकिन बना ही देते हैं, ठीक है। आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तीनों का। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन, 1 लोन पेयर। फास्फोरस सेंट्रल एटम, सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन, 1 लोन पेयर। AS सेंट्रल, सराउंडिंग में 3H, 3 हाइड्रोजन और 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का नाइट्रोजन फास्फोरस तीनों की वैलेंसी होती है 5, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर चाहिए। और 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर टोटल 4 हो गए, यानी हाइब्रिडेशन तीनों के तीनों में क्या आएगा? तीनों के केस में हाइब्रिडेशन क्या आएगा? इन तीनों का हाइब्रिडेशन आएगा sp3। और तीनों में लोन पेयर कितने हैं? तीनों में लोन पेयर हैं 1। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। जिस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, देन फास्फोरस की, देन आर्सेनिक की। तो ये बॉन्ड एंगल का आपका ऑर्डर बन के निकल आएगा। ठीक, ऐसे आप करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे, ये तो हो गया ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। अब साइड एटम की देखेंगे, साइड एटम बॉन्ड एंगल को कैसे अफेक्ट करता है। अब देखिए बॉन्ड एंगल का जो लास्ट फैक्टर है साइड एटम, साइड एटम। अगर हम साइड एटम की बात करें तो साइड एटम कैसे प्रभावित करता है बॉन्ड एंगल को, तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम या सराउंडिंग एटम। ठीक है, साइड एटम या सराउंडिंग एटम, एक चीज़ तो ये ध्यान देना है। सेकेंडली बॉन्ड एंगल, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं निकाल रहा है तो सेकंड आपको याद ध्यान देना है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द साइड एटम, मतलब एटॉमिक साइज की बात हो रही है। साइज ऑफ द साइड एटम या सराउंडिंग एटम, साइड एटम या सराउंडिंग एटम, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान देनी है। टू थिंग्स ध्यान देना ताकि आप क्वेश्चन इजीली कर ले जाएं बॉन्ड। अब इससे आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे बॉन्ड एंगल का इजीली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस से करते हैं ज़रा। मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, बस क्वेश्चन आपका टेकल होना चाहिए, मतलब आना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। Cl2O और दूसरा वाला हम ले रहे हैं F2O, इन दोनों में बॉन्ड एंगल बताना है। किसका बॉन्ड एंगल? पहले तो आप ये देखिए, Cl2O में सेंट्रल एटम हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सेंट्रल एटम को काम करेगा, संख्या में कम हो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। अच्छा एक मिनट, वेरी सॉरी, ऊपर मैंने बोल दिया मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, आई थिंक यहाँ पे मैंने बोल दिया, आई एम वेरी सॉरी, कि यहाँ पे मैंने शायद थिंक बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने बोल दिया था, कहाँ गया, यहाँ पे ऊपर मैंने कहीं बोला है, तो वहाँ थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल एटम जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, संख्या में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे नंबर में मिनिमम होना चाहिए, संख्या में कम होना चाहिए। सेकंड देखेंगे शायद यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में, देखिए पहले तो आप देखेंगे संख्या में कौन सा कम है। संख्या में कम है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे सेंट्रल एटम काम कर रहा है। अगर मान लीजिए संख्या से नहीं बात बन रही है तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सेंट्रल एटम का काम करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ Cl2O एंड F2O में आप देखेंगे Cl2O में ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम का काम करेगा, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग में चलाएगा, तो यहाँ पे सराउंडिंग में क्लोरीन चलाएगा। ये इसका आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर Cl2O का। ऐसे F2O का बनाएंगे, F2O का बनाएंगे हम लोग, तो सेंट्रल एटम जो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, सराउंडिंग में फ्लोरीन आ जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पे लोन पेयर वाली बात आ रही है, तो लोन पेयर जो है ऑक्सीजन की बैलेंस होती है 6, 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 2 लोन पेयर दोनों पे लग जाएंगे, इस पर भी 2 लोन पेयर और इस पर भी 2 लोन पेयर। ओके, अब यहाँ पे अगर हाइब्रिडेशन देखेंगे दोनों का, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर यानी कि 4 आ रहा है, इस पर भी 4 आ रहा है, दोनों पे sp3 आएगा हाइब्रिडेशन, इस पर भी sp3, इस पर भी sp3, दोनों पे 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर भी सेम, हाइब्रिडेशन भी सेम। अब यहाँ पे आप बॉन्ड एंगल देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का देख नहीं सकते क्योंकि सेंट्रल एटम तो दोनों में सेम ही है ना। देखिए दोनों में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सेंट्रल एटम भी गया। अब बचा सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करिए पहले, क्लोरीन और फ्लोरीन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा साइड एटम उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, तो F2 का बॉन्ड एंगल कम होगा और Cl2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिएगा आपको बॉन्ड एंगल से नहीं क्लियर करना है तो इसका होता है Cl2 का 110 डिग्री, इसका होता है 103 डिग्री, ठीक है। अब अगर आप साइज से क्लियर करना चाहते साइज से भी कर सकते हैं। बॉन्ड एंगल 90% होता है, साइज ऑफ साइड एटम होता है, तो साइज जो होती है फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की होती है। साइज से आप दे सकते हैं, तब भी फ्लोरीन जिसकी साइज ज़्यादा है उसका बॉन्ड एंगल, सारा साइड एटम की बात हो रही है, तो इस प्रकार से आप बॉन्ड एंगल, एक बार मैं समअप कर देता हूँ। देखिए बॉन्ड एंगल को आप 5 फैक्टर से डिसाइड कर सकते हैं। ये 5 फैक्टर हैं, कौन कौन से, हाइब्रिडाइजेशन पहला फैक्टर, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर उसका हाइब्रिडेशन उतना मैक्स, उसका बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा। सेकंड लोन पेयर, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द लोन पेयर होता है इफ, कब, व्हेन, इन द केस ऑफ हाइब्रिडेशन और सेम, जब हाइब्रिडेशन सेम रहेगा तो ऐसा आप लगाएंगे बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द लोन पेयर। थर्ड फैक्टर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, अगर मान लीजिए हाइब्रिडेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम के। मान लीजिए तीनों सेम, हाइब्रिडेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो आप देखेंगे साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द साइड एटम। ओके, तो ये आपका बॉन्ड एंगल हो गया। हम लोग लास्ट बॉन्ड पैरामीटर देखेंगे, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी लास्ट बॉन्ड पैरामीटर है। इसके बाद बॉन्ड पैरामीटर की कहानी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर देंगे बॉन्ड एनर्जी। अब देखिए बॉन्ड एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं दो तरीके से। बॉन्ड एनर्जी को दो तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। एक तो हो जाएगा आपका बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, दूसरा हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नाम से पता चल रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड फॉर्म होने में जो एनर्जी रिलीज होती है, हमेशा बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है, ये भी ध्यान देना है। जब कोई बॉन्ड बनता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, लगती नहीं है, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती वहाँ पे। किसी बॉन्ड को बनाने में, कोई बॉन्ड जब बनता है, एनी बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो वहाँ एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड बनने में वही होती है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। और दूसरा तोड़ना है बॉन्ड को, अगर बॉन्ड को तोड़ना है तो वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई बॉन्ड अगर तोड़ना है तो वहाँ आपको एनर्जी क्या होगी, वहाँ एनर्जी रिक्वायर होगी तोड़ने के लिए। तो जो तोड़ने के लिए बॉन्ड रिक्वायर्ड होती है, बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो दो एनर्जी का, बॉन्ड एनर्जी को दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफाइन करेंगे बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी के फॉर्म में। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी को? सिंपल है। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी को आप ऐसे बताएंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड किस चीज़ के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए? एनर्जी रिक्वायर्ड एनी बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनी बॉन्ड फॉर्मेशन। उस एनर्जी को बोलते हैं क्या? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनी बॉन्ड फॉर्मेशन नोन एज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। इसको बोलते हैं क्या? नोन एज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, BFE, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। सेकंड जो बॉन्ड एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के रूप में। तो व्हाट इज द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी? ये आपको नाम सुना भी है, सुने होंगे और कई बार रिपीट भी होगा, PDA, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? सिंपल सा, जैसे बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही थी, एक मिनट, वेरी सॉरी, यहाँ पे रिक्वायर्ड मैंने लिख दिया ना, यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं, एनर्जी रिलीज होती है, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एनर्जी रिलीज फॉर एनी बॉन्ड फॉर्मेशन नोन एज द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। रिक्वायर्ड तो बॉन्ड डिसोसिएशन में होगी ना,
तो यहाँ पे आप बॉन्डेशन एनर्जी में क्या लिखेंगे, अगर आपको बताना हुआ एनर्जी, ये सब आप 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिनीशन बताएंगे। डिफिनीशन कभी भी नहीं पूछी अभी तक नीट और जेई में। नीट और जेई का जो आपका सीधा होता है एग्जाम्पल या जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करते हैं वो पूछता है, ये डिफिनीशन नहीं पूछता। बट हाँ, इन्फॉर्मेशन के लिए डिफिनीशन भी पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द बॉन्डेशन एनर्जी, तो आप बक्का नहीं बनना है, वहाँ पे बोलना है कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, एनर्जी 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 रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिक्वायर्ड टर्म यूज करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट एनी बॉन्ड, टू डिसोशिएट एनी बॉन्ड, टू डिसोशिएट, क्या हो गया ये, डिसोशिएट एनी बॉन्ड नोन एज BDE। BDE का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अंतर कहाँ पे है, एक को तोड़ना है, एक को जोड़ना है। अगर BFE की बात हो रही है यानी जोड़ने की बात हो रही है, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। BDE की बात हो रही, तोड़ने की बात हो रही है, वहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये बस सिंपल सा था। अब आते हैं फैक्टर, मेन फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है। मेन ये टॉपिक है, तीनों, बॉन्ड एंगल में भी यही मेन था, बॉन्ड एनर्जी में भी यही मेन है, बॉन्ड लेंथ में भी यही मेन था। तो बॉन्ड एनर्जी देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक पड़ेगा अ फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। यहाँ से क्वेश्चन आपका कंपटीशन में बनता है, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। कौन से फैक्टर हैं जो कि बॉन्ड एनर्जी को प्रभावित करते हैं, वो चीज़ देखते हैं। तो इसमें तो कई फैक्टर हैं जो कि बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करेंगे, जैसे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड ऑर्डर, एटॉमिक साइज, बॉन्ड पोलरिटी, रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये सब जो फैक्टर हैं बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ और, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी की बात करने के पहले एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं थोड़ा। एनसीईआरटी बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड एंथैल्पी के फॉर्म में डिफाइन की हुई है। मतलब बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब, बॉन्ड एंथैल्पी को ऐसे डिफाइन करेंगे आप, एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं क्या, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड की यहाँ पे बात कर रही है बॉन्ड को क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। यानी कि बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी की एनसीईआरटी ने जो बात की हुई है वो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी की बात की हुई है। इसी को क्या बोल रही है एनसीईआरटी, बॉन्ड एंथैल्पी। ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड एंथैल्पी। एनसीईआरटी में बॉन्ड फार्मेशन की बात नहीं की हुई, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन BDE की बात की हुई है, यानी बॉन्ड एंथैल्पी की बात की हुई है कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एनी टू एटम के बिटवीन जो एक मोल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी इन द केस ऑफ गैसियस स्टेट में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी का, कि एनसीईआरटी ने जो बात किया हुआ है वो बॉन्ड एंथैल्पी की बात किया हुआ है, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात किया हुआ है। अब लोग आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड एंथैल्पी या वही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर होते हैं बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो टोटल कितने फैक्टर हो जाएंगे आपके, यहाँ पे हम लोग को लिखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं वो फैक्टर लिख रहा हूँ। पहला फैक्टर है चेंज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी कैसे देखते हैं कैसे बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है। सेकंड फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को हम दो जगह पढ़ेंगे, एक तो ट्रिक वाला पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर, दूसरा एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे भी ट्रिक वाला बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, जो टॉपिक वाला बॉन्ड ऑर्डर है यानी कि एमओटी में पढ़ेंगे उसको। सेकंड फैक्टर बॉन्ड ऑर्डर। थर्ड फैक्टर जो है वो एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज कैसे जो है बॉन्ड एनर्जी को प्रभावित करता है ये देखेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि बॉन्ड एंगल को, बॉन्ड एंगल बोल रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है, वो है आपका बॉन्ड पोलरिटी। बॉन्ड पोलरिटी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा बॉन्ड पोलरिटी के बाद रेजोनेंस। एंड अगला आपका आ जाएगा, रेजोनेंस के बाद आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट हो जाएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन।
हाइब्रिडाइजेशन भी बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है। लास्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 फैक्टर हैं जो कि बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर देखते हैं जो कि बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है, वो क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कैसे अफेक्ट करता है बॉन्ड एनर्जी को, इसको देखते हैं। देखिए, बॉन्ड एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। दो एटम के बिटवीन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उस की बॉन्ड एनर्जी, उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। पहले आप इसको नोट डाउन, इसको याद करिए, नोट डाउन मत करिए, सीधा याद करिए। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज़्यादा, उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तो ऐसा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। जैसे मान लीजिए मैं दे दूँ HF HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। चलिए इसमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बना दीजिए। सिंपल से हम जानते हैं बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। हाइड्रोजन तो सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन तो मतलब सेम है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में देखो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? फ्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, देन आयोडीन है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बिटवीन आएगा, देन HCl के बीच आएगा, देन HBr, देन HI। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी हो जाएगी? HF की, देन HCl की, देन HBr की। सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी हो जाएगी? HI की। ये आपकी हो जाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी का आर्डर। ये बॉन्ड एनर्जी का आर्डर हो जाएगा और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है बॉन्ड एनर्जी का आर्डर वाला। ओके, अब सेकंड फैक्टर जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करेगा वो है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एनर्जी में क्या रिलेशन बनेगा ये हम लोग देखेंगे और एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन, तो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। मीन्स बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब हो गया कि जिस भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। और बॉन्ड ऑर्डर का पता ही है आपको, कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, उस मॉलिक्यूल में जो एटम है उनके बिटवीन में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं वही उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होता है। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है। बॉन्ड ऑर्डर को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या मोटी में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो वो तो मेथड हो गया, बट यहाँ पे इतना ही ध्यान देना है, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। एंड अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इस तीनों में बॉन्ड एनर्जी का आर्डर बताना है। तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होता है क्या? बॉन्ड आर्डर के। जिसका बॉन्ड आर्डर जितना ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा। तो कार्बन, इस पहले वाले इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं थर्ड। फर्स्ट वाले में क्या है? फर्स्ट वाला जो एल्केन है, एल्केन के केस में, ये एल्केन के केस में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बिटवीन में? 1 है। सेकेंड वाले कंपाउंड के केस में मतलब एल्कीन, C डबल बॉन्ड C में कार्बन कार्बन के बिटवीन कितने बॉन्ड है? 2 नंबर ऑफ बॉन्ड मीन्स। थर्ड एल्काइन में कार्बन कार्बन के बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्ड 3 है, यानी बॉन्ड ऑर्डर 3। और जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसकी उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या बनेगा? बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बनेगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी एल्काइन की, देन एल्कीन की, और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होगी एल्केन की। ठीक है, तो ये ऑर्डर बन जाएगा आपका। फर्स्ट से ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी सेकंड की होगी, सेकंड से ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी थर्ड की होगी। अब नेक्स्ट फैक्टर, अच्छा एक मिनट, अब बॉन्ड ऑर्डर का एक ट्रिक भी है। इसको ट्रिक से आप किसी भी मॉलिक्यूल का जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 से लेकर 20 तक, 9 से लेकर 20 तक अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में है तो उस मॉलिक्यूल का आप बॉन्ड ऑर्डर इजीली विदाउट कैलकुलेशन के बता सकते हैं। जैसे कोई मॉलिक्यूल है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ
number of electron in any molecule, in number of electron in any molecule एंड ये आपका हो जाएगा इस साइड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ओके। चलिए मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा क्या? उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। ये थोड़ा सा ध्यान देना, उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा क्या? 3। और अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो 0.5 माइनस करते हुए चले जाएंगे। कोई मॉलिक्यूल है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17, 18, 19 एंड 20। अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में हैं तो आप उस मॉलिक्यूल का क्या बता सकते हैं? इजीली बॉन्ड ऑर्डर विदाउट कैलकुलेशन के बता सकते हैं। ट्रिक क्या है? इतना आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है तो आप 3 क्या कर दीजिए, उसमें 0.5 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 3 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो आएगा 2.5। नेक्स्ट 16, 17, 18, 19 एंड 20 में से 0.5 माइनस करते हुए चले जाइए। अब आपका नेक्स्ट वाला आता चला जाएगा। 2.5 में से 0.5 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। इसमें से अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा। 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ 1 आएगा। 19 है तो 0.5 और 20 है तो 0। ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे N2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन। 2 नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम है, यानी 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तभी तो N ट्रिपल बॉन्ड N लिखते हैं ना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तभी 2 नाइट्रोजन एटम के बिटवीन 3 बॉन्ड है। सो बॉन्ड ऑर्डर 3 लिखते हैं इसीलिए। और एम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, बट वो रूल जब एम पढ़ेंगे तब वहाँ पे पढ़ेंगे बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो वहाँ अलग चीज़ हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पे आपको ट्रिक्स याद करना है। अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N2 ही नहीं, अगर मान लीजिए कि आप O2+ ले रहे हैं तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आएगा। O2+ का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। O2 2+ करिए, O2 2+, तब बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। कैसे? 8 2 जा 16 और 2+ लगा हुआ है तो 2 माइनस कर देंगे। 16 में से 2 गया 14 आ जाएगा, तो फिर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 14 के ऊपर चलते हैं। 14 के ऊपर मीन्स 14, अगर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है जिसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा। 12 है तो 2 हो जाएगा। 11, 10 इतने का यहाँ पे लिख देते हैं, और 9 और 8 का साइड में लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। अब 13 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर 3 से 0.5 माइनस कर दीजिए, 2.5। 12 का 2, 11 का 1.5, 10 का 1, ऐसे 9 का 0.5, 8 का 0, आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकालेंगे, ठीक, कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा तो। अब हमको ये पता है कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका जितना ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ जिसमें बॉन्ड ऑर्डर इतना आएगा, ठीक। 10 किस में आएगा? B2 एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मॉलिक्यूल मीन्स B2। एक बोरान का कितना होता है? एक बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5 और 2 बोरान का हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। 11 किस में आएगा? 11 आपका हो जाएगा B2 माइनस। 12 आएगा C2, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 2 जा 12 आ जाएगा। ऐसे 13 आ जाएगा आपका C2 माइनस N2, इसका आ जाएगा N2 माइनस O2 माइनस। मतलब आप कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल दिया रहेगा, अगर मैं पूछूँ, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। B2 C2 N2 O2 F2, इसमें आप
एग्जाम्पल या क्वेश्चन समझ लीजिए जो भी अरेंज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, चाहे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे आपको बेटर लगे। अब B2 में देखिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। B2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, C2 में 12 है, N2 में 14 है, O2 में 16 है, F2 में 18 है। नहीं कैलकुलेट कर लेंगे, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, उसके बाद बॉन्ड एनर्जी आपको ऑर्डर बना लेंगे आप। किसका बॉन्ड ऑर्डर? 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता 3, यानी N2 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा क्या? N2 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। ये बॉन्ड ऑर्डर में लिख रहा हूँ 3, कि 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 3। अब O2 का हो जाएगा, अगर 14 का 3 है, 15 का होता है 2.5 और 16 का हो जाएगा 2, 17 का 1.5, 18 का 1, ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 2 1। ऐसे इधर आइए, 14 से पीछे जाएंगे 13 2.5, 12 2, और आपका इधर 12 के बाद 11 का 1.5, 10 का 1। अब यहाँ पे अगर आप बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे तो B2 और F2 की बॉन्ड एनर्जी इक्वल है, इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी इक्वल है। ऐसे C2 और O2 की बॉन्ड एनर्जी इक्वल है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सेम है। और N2 की सबसे ज़्यादा है, इन सब में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी हो जाएगी? N2 की हो जाएगी। तो अगर हम लोग ऑर्डर बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा N2 की बॉन्ड एनर्जी होगी, उसके बाद हो जाएगी आपकी O2 की, देन F2 की, और ऐसे इसमें भी N2 की सबसे ज़्यादा, देन C2 की, देन B2 की। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो आप सिंपली इस फैक्टर को ऐसे ये लगा के आप बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है जो कि बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है, एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज जब हम लोग पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे चैप्टर्स के पीछे, जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल इसी 11th केमिस्ट्री में, तो उसमें लोग यही देखेंगे डाउन द ग्रुप जाने पे, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। अगेन सुनिए ध्यान से, डाउन द ग्रुप जाने पे, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होती है। ये चीज़ तो आपको पता होगी ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में, नहीं तो हम लोग ये चैप्टर डिस्कस करेंगे इसके बाद। अब देखिए बॉन्ड एनर्जी और एटॉमिक साइज में रिलेशन क्या है। तो बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एटॉमिक साइज के। बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में एटॉमिक साइज। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने के लिए यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाने पे, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है? इंक्रीज होती है। जस्ट मेमोराइज करने के लिए, या तो आपको पता होगा अगर जिसने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा होगा। और लेफ़्ट टू राइट जाने पे, L से R की तरफ जाने पे इन पीरियड क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है, ठीक। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज किधर होती है, किधर डिक्रीज होती है, आपको पता भी होगा ऑलरेडी, मुझे पता है, बट जस्ट फॉर मेमोराइज के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे बॉन्ड, जैसे जैसे एटॉमिक साइज मॉलिक्यूल में एटम की एटॉमिक साइज बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी वैसे घटेगी, और एटॉमिक साइज जैसे घटेगी बॉन्ड एनर्जी वैसे वैसे बढ़ेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, जैसे पहले तो हम लेंगे C2 CN और N2 का एग्जांपल। C2 मीन्स C डबल बॉन्ड C, CN मीन्स C ट्रिपल बॉन्ड N, N2 मीन्स N ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें तीनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर से कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करिएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज और बॉन्ड एनर्जी में रिलेशन कैसा होता है? इन्वर्सली का रिलेशन होता है। एटॉमिक साइज, AS का मतलब एटॉमिक साइज, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर कार्बन, तीनों में से ये कार्बन है, अब कार्बन और नाइट्रोजन दो ही एलिमेंट है, इसमें एटॉमिक साइज अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो कार्बन की एटॉमिक साइज ज़्यादा, नाइट्रोजन की एटॉमिक साइज कम।
जिसकी एटॉमिक साइज ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम। कार्बन की बॉन्ड एनर्जी कम होगी, नाइट्रोजन जिसमें है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड एनर्जी काट रही हो जाएगा। इसमें दोनों नाइट्रोजन है, ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, इसमें एक कार्बन एक नाइट्रोजन है, थोड़ा बॉन्ड एनर्जी कम होगी, लेकिन कार्बन कार्बन से ज़्यादा ही होगी, तो ये बॉन्ड एनर्जी का आपको आर्डर निकल के आ जाएगा। कैसे? इस फैक्टर से, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज से। तो आप इसको ऐसे बताएंगे। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं हाइड्रोजन ग्रुप ले लूँ। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए कि F2 है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन मॉलिक्यूल है। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन चूँकि हम जानते हैं बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज होता है, और हमें ये भी पता है डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज आयोडीन की सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन की सबसे कम है। आयोडीन की सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज यानी कि बॉन्ड एनर्जी आयोडीन की सबसे कम होनी चाहिए, फ्लोरीन की एटॉमिक साइज सबसे कम है, तो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ऐड होना चाहिए बॉन्ड एनर्जी का। बट ये नहीं होता है। होता क्या है कि एक्सेप्शनल केस है, क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है, देन ब्रोमीन की, देन फ्लोरीन की, और सबसे कम आयोडीन की होती ही है। थोड़ा सा और ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब अनएक्सेप्शनल है, अनएक्सपेक्टेड है। एक्सेप्शनल केस है, अनएक्सपेक्ट मतलब ऐसा एक्सपेक्ट हम लोग नहीं किए थे कि ऐसा ऑर्डर आएगा। एक्सेप्ट तो ये था, मतलब जो संभावना थी ये संभावना थी रूल के अकॉर्डिंग, बट ये ऑर्डर बनता नहीं है बॉन्ड एनर्जी का, ठीक है। ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी का कुछ ऐसा बनता है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी Cl2 की होती है, क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन फ्लोरीन की, देन आयोडीन की। इसके लिए ट्रिक है, कल बर्फ फिर आई, कल बर्फ फिर आई, ऐसे आप ध्यान दे सकते हैं। ये थोड़ा एक्सेप्शनल ऑर्डर है बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है ये, और ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल हम लोग के देखते हैं। मान लीजिए कि ये भी एक्सेप्शनल केस ही है। O2 और H2 में मान लीजिए कि OO और SS में आपको बॉन्ड एनर्जी बताना हो, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना हो। अब ऑक्सीजन की एटॉमिक साइज क्या होती है? कम होती है। सल्फर की एटॉमिक साइज ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होती है, जिसकी अब ऑक्सीजन की एटॉमिक साइज कम और सल्फर की एटॉमिक साइज ज़्यादा, तो बॉन्ड एनर्जी जिसकी एटॉमिक साइज कम है उसकी ज़्यादा होना चाहिए ऑर्डर ये, बट होता नहीं है, ये होता नहीं। ये भी एक्सेप्शनल है आपका। SS की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, देन OO की होती है। ये एक्सेप्शनल सेकंड एक्सेप्शन आपको याद रखना है। थर्ड विदाउट एक्सेप्शन वाला देख लीजिए। मान लीजिए कार्बन फैमिली का मैं एलिमेंट ले लूँ। थर्ड एग्जाम्पल, कार्बन, C2, सिलिकॉन, Si2, जर्मेनियम, Ge2। इसमें बॉन्ड एनर्जी का अगर आपको ऑर्डर बताना हो कि बॉन्ड एनर्जी कैसे जो है, इसमें किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम, फिर वही हम लगाएंगे फैक्टर बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। अब जिसकी बॉन्ड एटॉमिक साइज कम उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, तो हम जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, इसकी एटॉमिक साइज कम होगी, एटॉमिक साइज लेस होगी, इसकी एटॉमिक साइज मोर होगी क्योंकि ये ग्रुप में नीचे है। और जिसकी एटॉमिक साइज मोर उसकी बॉन्ड एनर्जी कम, जिसकी एटॉमिक साइज लेस उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, तो ऑर्डर बन जाएगा ये। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन देखना है हाइड्रोजन ग्रुप का और ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का बॉन्ड एनर्जी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट फैक्टर है जो बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करने वाला नेक्स्ट फैक्टर यानी फोर्थ फैक्टर बॉन्ड पोलैरिटी है। एंड अब बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड पोलैरिटी में क्या रिलेशन बनेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इसमें भी रिलेशन बनेगा। बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब दो एलिमेंट के बिटवीन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी जल्दी बॉन्ड पोलर हो जाएगा, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। तो इसमें ध्यान देना है, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड पोलैरिटी। जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा उतनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं HF, HCl, HBr और HI। इसमें बॉन्ड एनर्जी का या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से बता सकते हैं, वही चीज़ हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। यहाँ भी जो हम लोग फर्स्ट फैक्टर पढ़े थे वही चीज़ है, बट यहाँ पे ये ध्यान देना है बॉन्ड पोलैरिटी वर्ड यूज़ कर दिया जाए तो भी आप यही बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल वही लेता हूँ ऊपर वाला, जो फर्स्ट फैक्टर में एग्जाम्पल हमने लिया था HF, HCl, HBr एंड HI। अब बताइए इसमें कौन जल्दी पोलर हो जाएगा, कौन जल्दी पोलराइज होना चाहेगा, कौन जल्दी आयनाइज हो जाएगा?
एच प्लस एफ माइनस में कौन जल्दी टूटेगा, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, एच इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सब में एच इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेम ही है। अब यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में देखेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, देन क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, उसके बाद ब्रोमीन है और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन है। तो जल्दी पोलराइज कौन होगा, जल्दी पोलराइज जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ही, महा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बट उससे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा जल्दी पोलराइज होगा, यानी एच प्लस एफ माइनस जल्दी टूटेगा, जल्दी पोलराइजेशन इसका होगा या मोर पोलराइजेशन होगा। बॉन्ड पोलरिटी सबसे ज़्यादा एच एफ होगी, देन HCl की होगी, देन HBr की, देन HI की। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड पोलरिटी जिसमें उसका बॉन्ड एनर्जी जितना ज़्यादा, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा HF की होगी, देन HCl की होगी, देन HBr की होगी, देन HI की होगी। अगर बॉन्ड पोलरिटी से आप नहीं निकालना चाहते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से कर सकते हैं। H प्लस और F माइनस में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, देन HCl में होगा, देन HBr, देन HI में होगा। तो जैसे आपको बेटर लगे वैसे आप इसको बता देंगे, बट हाँ ध्यान देना है कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड पोलरिटी के भी होता है। ये फैक्टर हो गया आपका फोर्थ फैक्टर, बॉन्ड पोलरिटी। नेक्स्ट फैक्टर आपका है फैक्टर 5 है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कैसे बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है, तो रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू द रेजोनेंस से आपको ध्यान देना है। जैसे हम बेंजीन का एग्जांपल इसमें लें, अगर बेंजीन जो बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन की होती है इंक्रीज हो जाती है, कार्बन कार्बन के बिटवीन की बॉन्ड एनर्जी, क्यों, क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, रेजोनेंस, रेजोनेंस क्यों होता है, ड्यू टू द पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, क्योंकि इसमें अल्टरनेट में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे लगे होते हैं, तो कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन होता है तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन होने की वजह से इसमें बेंजीन की जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है। यहाँ पे आप इसको नोट डाउन करेंगे, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लूँ बेंजीन का, तो बेंजीन का आपको ऑलरेडी पता है, बेंजीन का आपको पता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड का अल्टरनेट में है। जब अल्टरनेट में है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट में है, तो इसमें रेजोनेंस होगा ही होगा। ये बेंजीन है, ठीक है, ये आपका बेंजीन मॉलिक्यूल है। और जब रेजोनेंस होगा यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होने की वजह से इसमें पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन होने की वजह से जो बॉन्ड एनर्जी होती है थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, डीलोकलाइज्ड। ओके, तो ये चीज़ आपका ध्यान देना है, रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर जो 6 फैक्टर है आपका हाइब्रिडाइजेशन है। फैक्टर नंबर 6 जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करता है हाइब्रिडाइजेशन है। तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है, जिसमें जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा जिस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ज़्यादा मैक्सिमम होगा। ये आपका 6 फैक्टर हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो यहाँ पे हम नोट ये इसको थोड़ा सा मतलब मेमोराइज करेंगे, नोट डाउन कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे मेमोराइज करेंगे। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, मतलब जिस भी मालिक्यूलर कंपाउंड में जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर रहेगा उस मालिक्यूलर कंपाउंड की बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ओके, अब अगर मान लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग 3 टाइप के मेनली पढ़ते हैं, sp2 sp3। किसी भी मालिक्यूल या कंपाउंड का हाइब्रिडेशन अगर sp आ रहा है तो उसमें 50% s होगा और 50% p होगा। किसी मालिक्यूल का हाइब्रिडेशन sp2 आ रहा है तो उसमें 33% s होगा, sp3 आ रहा है तो 25% s होगा। अब इसमें देख लीजिए किसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर किस में ज़्यादा है, sp में ज़्यादा है तो sp की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, देन sp2 की होगी, देन sp3 की होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लूँ एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ऑलरेडी अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में आपको पता है हाइब्रिडेशन इसमें आएगा sp, इसमें आएगा sp2, इसमें आएगा sp3, तो बॉन्ड एनर्जी काट रही होगा, सिंपल सा। ठीक है, तो ऐसे आप बॉन्ड एनर्जी हाइब्रिडेशन से कंपेयर करके आप बता सकते हैं किसमें बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा आएगी, किसमें बॉन्ड एनर्जी कम आएगी। हाइब्रिडेशन का भी आपको उससे कंपेयर कर सकते हैं। अब लास्ट फैक्टर है जो वो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका अगर हम लोग डिस्कस करें तो बॉन्ड एनर्जी और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो रिलेशन बनता है BE, मतलब बॉन्ड एनर्जी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन इनवर्स का रिलेशन होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
जिस मालिक्यूल या कंपाउंड में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा रहेगा उस मालिक्यूल या कंपाउंड की बॉन्ड एनर्जी। एक्स्ट्रा पॉइंट बॉन्ड पैरामीटर का सम एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। बॉन्ड पैरामीटर में हम लोग 4 चीज़ पढ़ चुके हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर की डिफिनेशन या एनसीईआरटी ने यही बता रखा है कि नंबर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन मॉलिक्यूल नोन एज द बॉन्ड ऑर्डर। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा है, ट्रिक हमने बता दिया, इसका डिटेल में बात करेंगे हम थोड़ा सा जब हम ये मोटी पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वहाँ पे। बट कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एनसीईआरटी ने कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन का एग्जांपल देके ये बताया है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर आता है या बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल आता है। वो ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल या आयन है तो ऐसे केस में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा BO वो क्या आएगा, सिमिलर आएगा, सिमिलर आएगा। अब एग्जांपल लेके समझते हैं इसको हम, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के मॉलिक्यूल का एग्जांपल है हो जाएगा जैसे N2 एंड CO, दोनों मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल में अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन आता है। और हम लोग जानते हैं अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर आएगा, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, क्योंकि दोनों में इतने इलेक्ट्रॉन, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम ही आ रहा है। ऐसे कुछ आयन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन का, जैसे मान लीजिए NO+ एंड O2-, O2 माइनस मीन्स NO+ एक मिनट, NO+ का अगर आप देखेंगे तो NO+ पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, नहीं इसमें 14, ये भी इसका भी 3 आएगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के N2 CO NO+ तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं और तीनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आएगा। अब दूसरा वाला हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि F2 है, फ्लोरीन एंड O2-, ये एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल है। तो F2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, F2 में 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे O2 8 19 16, 2 लगा हुआ ऐड हो जाएगा तो 18, दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर दोनों का कितना आएगा, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर आएगा, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर हम लोग ट्रिक से जानते हैं। अगर 14 का 3 आ रहा है, 15 का 2.5 आएगा, 16 का 2 आएगा, 17 का 1.5 आएगा और 18 का 1 आएगा, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। ये आपका एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल। जितने भी 5 एग्जाम्पल हमने लिखा है N2 CO NO+ F2 एंड O2-, ये सब आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। अब मैं सबको सम अप कर देता हूँ। देखिए, जैसे कि अगर आप देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। मॉलिक्यूल में एटम के बिटवीन बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो आप इसको एक लाइन में ऐसे याद कर सकते हो। अब बचा बाकी बॉन्ड एंगल, वो आपको सेपरेट पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब थोड़ा सा हम और यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट में, ये सीधे आपको मेमोराइज होना चाहिए ये सब पॉइंट, जो पॉइंट अब यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ है यानी कि बॉन्ड की जो मजबूती होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना स्ट्रांग होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा मजबूत होगी, बॉन्ड उतना ज़्यादा मजबूत बनेगा जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा। ओके, एंड सेकेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, BS का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की साइज जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना कम, और ओवरलैपिंग जितनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी वीक हो जाएगी।
तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ऑर्बिटल के होती है। सेकंड आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। थर्ड थिंग्स आपको, अगर ऑर्बिटल अगर सेम साइज के हैं, जितने भी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे वो सभी ऑर्बिटल सेम साइज के हो गए, तो वहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग हम लोग भी जस्ट इसके बाद जो टॉपिक एक पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे या थोड़ा एक दो लेक्चर के बाद पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे ओवरलैपिंग के टाइप। एक साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब जैसे एक तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है और एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, तो मैंने बोल दिया। अब जैसे आपको दिया जाए, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये मेमोराइज करने के लिए ज़्यादा है एक्स्ट्रा पॉइंट में। 2p2p में 2p2p ऑर्बिटल है अगर, तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। इसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग हो, ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ बनेगा इस ओवरलैपिंग से। देन 2s2p में, उसके बाद 2s2s में, देन जो आएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर आप ओवरलैपिंग का बॉन्ड स्ट्रेंथ का आर्डर लिखेंगे 2p2p। अगर 2p2p में दोनों टाइप की ओवरलैपिंग होती है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग भी होती है कि एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। लेकिन एक्सियल ओवरलैपिंग में जो 2p2p ऑर्बिटल जब एक्सियल ओवरलैपिंग करता है तो वहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है, यानी कि जो ओवरलैपिंग होती है ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये जो 2p2p लिखा हुआ है ये है एक्सियल ओवरलैपिंग वाला। ये जो 2p2p है दोनों एक्सियल ओवरलैपिंग वाला है ये, और ये जो 2p2p है ये साइड वाइज वाला है। तो ये थोड़ा सा आपको आर्डर याद करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग आर्डर। फिलहाल ये नेक्स्ट टॉपिक में अगेन आएगा, एक टॉपिक में सेपरेट टॉपिक इसका बना हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब बॉन्ड पैरामीटर हो गया पूरा डिटेल में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे पोलैरिटी, मतलब डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।